नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर थर्ड का हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका बुक कोई भी हो सकता है, चाहे बुक निर्मल प्रकाशन हो, आधुनिक हो या कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। आप बस प्रश्न उत्तर को जो है अच्छे से कीजिए, क्योंकि मैं बुक जरूर मेरा निर्मल प्रकाशन है, क्योंकि लेना पड़ता है। बिना बुक के द्वारा तो मैं कंटेंट को तैयार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बुक का सहारा जरूर निर्मल प्रकाशन का ले रहा हूं। परंतु मैं ये जो प्रश्न है इसको डिटेल में भी कराऊंगा जहां जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप चिंता ना करें। घुरा फिरा के क्वेश्चन आंसर इसी के माध्यम से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है उससे जो है जो भी बेसिक प्रश्न बनते हैं वो सारे कंटेंट मैं आपको अपलोड करके एक वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दिया हूं। यानी कि वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको डिटेल से ही पढ़ा दूंगा, आप चिंता ना करें। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरियर और बुक्का ने की है। ये दोनों भाई हुआ करते थे, हरियर और बुक्का। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। ठीक है, तो हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से प्रभावित होकर या प्रेरणा के द्वारा जो है विजयनगर की स्थापना करते हैं। और हरियर बुक्का जो है संगम के पुत्र है, और आगे चलकर जो है इन दोनों भाइयों के द्वारा जो है एक वंश की स्थापना की जाएगी जिसका नाम है संगम वंश। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरियर और बुक्का दोनों सगे भाई थे। ठीक है, जिन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, तुंगभद्रा तट पर जो है हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो दिल्ली का शासक कौन था? तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, डिटेल में आप लोगों ने जान लिया। उसके बाद देखिए, और विजयनगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य है। ठीक है, पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो संगम वंश, मैंने आपको कहा था कि संगम वंश का प्रथम शासक है आपका हरिहर प्रथम। ठीक है, पहले प्रश्नों को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूं। तो संगम वंश का प्रथम शासक कौन है? हरिहर प्रथम। ठीक है, अब देखिए संगम कौन है? हरिहर और बुक्का के पिता का नाम है संगम। अपने पिता के नाम पर जो है इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका प्रथम शासक बनता है हरिहर प्रथम। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मैं ये पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासन काल में आने वाले विदेशी यात्री कौन है? तो देखिए देवराय द्वितीय के शासन काल में आने वाले यात्री है अब्दुल रजाक। ठीक है, कहीं कहीं पर अब्दुल रजाक भी लिखा रहता है, तो अब्दुल रजाक। ठीक है, और ये जो निकोलो कांटी है ये देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एरर है, देख लीजिएगा। ठीक है, हमको जहां तक आइडिया कि निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासन काल में आए हैं, और देवराय द्वितीय के शासन काल में आने वाला विदेशी यात्री अब्दुल रजाक है। ठीक है, ये वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बी, ए नहीं होगा, केवल बी होगा। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा निकोलो कांटी किसके शासन काल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासन काल में।
निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आने वाला है अब्दुल रजाक। ठीक है, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया है? अब्दुल रजाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल बी सही होगा इसका, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, और निकोलो कांटी देवराय प्रथम। ठीक है, निकोलो कांटी किसके समय में भारत आया? देवराय प्रथम। अब्दुल रजाक किसके समय में आया? देवराय द्वितीय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आशा करता है आपको समझ में आया है। थोड़ा सा यहाँ पर एरर है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बी सही होगा केवल। उसके बाद देखिए निकोलो कांटी किस देश का निवासी था? तो निकोलो कांटी जो है, देखिए निकोलो कांटी जो इटली का निवासी था और देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इटली का निवासी है, देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, संगम, सुलुक, तुलुक और आर्यवेदु। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सुलुक वंश का संस्थापक कौन है? तो सुलुक वंश का संस्थापक है नरसिंह देवराय। ठीक है, कौन है सुलुक वंश का शासक? नरसिंह देवराय। ठीक है, तुलुक वंश का संस्थापक कौन है? तो वीर नरसिंह। ठीक है, तुलुक वंश का संस्थापक कौन है? तो वीर नरसिंह। और सुलुक वंश का संस्थापक कौन है? नरसिंह देवराय। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए तुलुक वंश का तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुलुक वंश का अंतिम शासक है सदाशिव राय। ठीक है, तुलुक वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय। ठीक है, उसके बाद देखिए तुलुक वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? तो तुलुक वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय है। ठीक है, याद रखिएगा इसके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, कृष्ण देव राय को। ठीक है, और इसके दरबार में 8 तेलुगु के विद्वान रहा करते थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में जो है अल्लाह सानी पेदाना बोलकर के एक तेलुगु के विद्वान है जिसे तेलुगु का पितामह भी कहा जाता है, वो इनके दरबार में रहा करते थे। तो इनके कुछ बेसिक पॉइंट है जो याद रखिएगा। कृष्ण देव राय जो तुलु वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, इसके काल को जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इनके दरबार में माफ कीजिएगा तेलुगु के 8 विद्वान या दिग्गज रहा करते थे जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेसिक। अब हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। तो तुलु वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय, समझ गया। उसके बाद देखिए किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य शास्त्र युग कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है या क्लासिकल युग कहा जाता है तेलुगु का? तो कृष्ण देव राय का, याद रखिएगा। देखिए कृष्ण देव राय को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु के 8 दिग्गज रहा करते थे और इन्हीं के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पायस। ठीक है, कौन आया था? डोमिंगो पायस या डोमिंगो पेस भी कहा जाता है। ठीक है, डोमिंगो पेस या डोमिंगो पायस भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में विदेशी यात्री डोमिंगो पेस जो है भारत आया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जो है 1300 माफ कीजिए 1565 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जो है यह जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग
तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बनहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है विजयनगर का हार हुआ था, और विजयनगर की तरफ से जो है कहीं ना कहीं राम राय ने जो है विजयनगर की तरफ से था, और बहमनी साम्राज्य की तरफ से बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए दक्कन के राज्य थे, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, 4 राज्य उधर से थे। उन्होंने जो है तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। और याद रखिएगा कि विजयनगर के तरफ से राम राय ने जो है कमान संभाला था, और बहमनी साम्राज्य के तरफ से उन्हीं के स्वतंत्र दक्कन के 4 राज्य थे, जिसका नाम है, मतलब जो विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हुए थे, एक का नाम है आपका बीजापुर, ठीक है, बीजापुर हो गया। उसके बाद गोलकुंडा है, अहमदनगर, बीदर, ठीक है। इन 4 स्वतंत्र राज्यों ने बहमनी साम्राज्य के साथ, मतलब बहमनी साम्राज्य का नेतृत्व संभाला था, ठीक है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है, और बीदर। बरार जो है इसमें शामिल नहीं था, याद रखिएगा। बात समझ में है ना। बस आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस एक ही चीज याद रखना है कि तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की तरफ से लड़ा गया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की तरफ से राम राय ने जो है मोर्चा संभाला, और बहमनी साम्राज्य की तरफ से संयुक्त 4 राज्य थे, जिसमें आपका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और इसको जो है क्या कहा जाता है, बनहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए विजयनगर जो है, जो राम राय है, वो बहमनी साम्राज्य के आंतरिक मामलों में जो है बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा था, जिसके कारण जो है बहमनी साम्राज्य के 4 संयुक्त राज्यों ने मिलकर के विजयनगर के जो मंत्री हुआ करते थे राम राय, उनके विरुद्ध जो है युद्ध का अभियान चलाया, जिससे विजयनगर को पूर्ण रूप से जो है विनाश की ओर ढकेल दिया गया, या जो है पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा इस तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ है, तो 1565 ईस्वी में हुआ है। और राक्षस तांगड़ी का जो युद्ध है, इसी को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, इसी को बनहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो देखिए मैंने आपको कहा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर के तरफ से जो है राम राय ने मोर्चा संभाला, और बहमनी साम्राज्य के तरफ से 4 राज्य थे, अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। इन्होंने मिल करके जो है राम राय के विरुद्ध अभियान चलाया, और विजयनगर को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है, जिससे विजयनगर का पूर्ण रूप से हार हुआ। उसके बाद देखिए तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने कहा राक्षस तांगड़ी का युद्ध, बनहट्टी का युद्ध, खानवा का युद्ध नहीं होगा, ठीक है। राक्षस तांगड़ी का युद्ध, बनहट्टी का युद्ध, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आमुक्त मालिदा या आमुक्त मालिद्य नामक पुस्तक की रचना किसने की, ठीक है। आमुक्त मालिद्य नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो कृष्णदेव राय, ठीक है। किसने की, कृष्णदेव राय ने। तो देखिए आमुक्त मालिद्य जो पुस्तक है, यह तेलुगु का पुस्तक है। इसके अतिरिक्त जो है कृष्णदेव राय ने 2 संस्कृत की भी पुस्तक की रचना की, जिसमें एक है जामवती कल्याणम और दूसरा है मदालसा चरित, ठीक है। दूसरा कौन है मदालसा चरित, ठीक है, जामवती कल्याणम और मदालसा चरित, ठीक है, याद रखिएगा।
अमुक्त मालदा जो पुस्तक है तेलुगु में लिखा हुआ है, कृष्ण देवराय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। और तेलुगु के साथ साथ दो संस्कृत की भी पुस्तक की, एक है जामवती कल्याणम, दूसरा है मदालसा चरित, ठीक है। मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया। उसके बाद देखिए विजयनगर स्थापत्य की सबसे अनूठी विशेषता क्या है, तो संगीत स्तंभ, ठीक है। क्या है, संगीत स्तंभ जो है विजयनगर स्थापत्य की सबसे बड़ी अनूठी विशेषता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के किस मंदिर की विशेषता संगीत स्तंभ की है, तो विट्ठल मंदिर, ठीक है। विजयनगर अपने आप में मंदिरों के लिए विख्यात था, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हिंदू जो है साम्राज्य था, ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर जो बहमनी साम्राज्य है वो पूर्ण रूप से मुस्लिम साम्राज्य है, इसलिए दोनों के बीच अक्सर जो है युद्ध होते रहता है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के किस मंदिर की विशेषता संगीत स्तंभ है, तो विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर में जो है संगीत स्तंभ स्थित है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के किस मंदिर की विशेषता संगीत स्तंभ है, तो विट्ठल मंदिर, याद रखिएगा विट्ठल मंदिर के अंदर ही संगीत स्तंभ स्थित है। उसके बाद देखिए तेलुगु काव्य का पितामह किसे कहा जाता है, तो अल्लासानी पेदना को, ठीक है। अल्लासानी पेदना को तेलुगु काव्य का पिता कहा जाता है। तेलुगु काव्य का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी अल्लासानी पेदना को। और अल्लासानी पेदना कौन है, तो याद रखिएगा कि कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के जो है कवि या रचनाकार या साहित्यकार रहा करते थे, ठीक है। या तेलुगु साहित्य के कई सारे 8 दिग्गज रहा करते थे, ठीक है, जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है, यानी कि तेलुगु के विद्वान रहा करते थे, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहा करते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उस अष्ट दिग्गजों में से एक दिग्गज कौन है, अल्लासानी पेदना, ठीक है। अल्लासानी पेदना जो कि तेलुगु का विद्वान है, इसलिए इसे तेलुगु काव्य का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। तेलुगु काव्य का पितामह किसे कहा जाता है, अल्लासानी पेदना। कृष्ण देव राय के 8 दिग्गजों में से एक दिग्गज अल्लासानी पेदना भी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन है, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री हैं वो कौन है, तो अभी मैंने बताया जो है यहां पर, जैसे कि आपको बताया था ना मैंने कि कृष्ण देव राय, देवराय दित्य, माफ कीजिएगा, देवराय दित्य के समय में कौन आया था, तो अब्दुल रजाक, ठीक है। देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था, तो निकोलो कांटी, ठीक है। कृष्ण देवराय के समय में कौन आया, यही डोमिंगो पेस, इसी के बारे में बोल रहा था, डोमिंगो पेस। तो कृष्ण देवराय के समय में कौन आया है, कृष्ण देवराय के समय में कौन आया है, तो डोमिंगो पेस, ठीक है। कृष्ण देवराय के समय में डोमिंगो पेस, ठीक है। उसका देवराय द्वितीय के समय में कौन आया है, तो अब्दुल रजाक। देवराय प्रथम के समय में कौन आया है, तो निकोलो कांटी। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देवराय प्रथम के शासनकाल कौन आया है, देवराय प्रथम, याद रखिएगा कृष्ण देवराय और देवराय प्रथम में अंतर है, याद रखिएगा। तो देवराय प्रथम के शासनकाल निकोलो कांटी, मैंने आपको भी पहले बता चुका हूं। उसके बाद देखिए देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक। कृष्ण देवराय के समय में कौन आया, तो डोमिंगो पेस। यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद कौन सा है, डोमिंगो पेस हो गया, अब्दुल रजाक हो गया। अच्छा, दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था, तो देखिए दक्षिण भारत में जो मुसलमानों का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो है मुसलमान, पहला मुसलमान कौन था,
जिन्होंने प्रवेश लिया तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये पैसा वगैरह लेकर के जो वापस दिल्ली लौट जाता है। और उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब वो क्या करता है कि दक्षिण भारत यानी कि विजयनगर पर जो है अपना कंट्रोल स्थापित करता है। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने कामपिली पर जो आक्रमण करता है और वहां पर कार्य करने वाले दो भाई हरियर और बुक्का को जो है अपने साथ दिल्ली लेकर के जाता है और इस्लाम कबूल करवाता है, ठीक है। पुनः जब कामपिली यानी कि दक्षिण भारत में विद्रोह होता है तो उस कामपिली के विद्रोह को दबाने के लिए हरियर और बुक्का को जो है पुनः जो है दक्षिण भारत भेजा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि इस हरियर बुक्का को जब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली जब लेकर के गया तो उसे इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया, यानी कि पूर्ण रूप से उसे इस्लाम बना दिया था। लेकिन जब कामपिली पर पुनः विद्रोह होता है और उस विद्रोह को दबाने के लिए दोनों भाइयों को भेजा जाता है यानी कि हरियर बुक्का को, तो वो क्या करते हैं कि दक्षिण भारत आते हैं और एक गुरु है जिसका नाम था विद्यारण्य, उनके प्रभाव में आते हैं और वो हिंदू धर्म पुनः ग्रहण करते हैं और एक नए राज्य की स्थापना करते हैं अपने गुरु विद्यारण्य के प्रेरणा से, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अपने गुरु विद्यारण्य के नाम पर ही अपने जो साम्राज्य की स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य, वह जो है अपने गुरु के नाम पर ही विजयनगर साम्राज्य नाम रखा था, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आया ना। तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए बहमनी जो साम्राज्य है यह पूर्ण रूप से जो है मुस्लिम साम्राज्य है और विजयनगर साम्राज्य के साथ इसका लगातार संघर्ष होता रहता है। और संघर्ष होने का एक ही कारण है, कौन सा? तो आपको पता है रायचूर दोआब, मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिएगा बहमनी साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के जो ऊपरी हिस्सा है वो बहमनी साम्राज्य कहलाता है और तुंगभद्रा नदी के नीचे का हिस्सा विजयनगर साम्राज्य कहलाता है, ठीक है। और उन जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी होती है कृष्णा, ठीक है। उस तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में खाली स्थान है, ठीक है। यानी कि जब दो नदियों की बीच की भूमि होती है उसको हम लोग दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो उस दोआब का नाम था रायचूर दोआब। उस रायचूर दोआब के कारण, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस रायचूर दोआब के अंदर एक मुगदल किला था। उस किले को मतलब जो है कंट्रोल करने के लिए या उस किले पर जो है अपना अधिपत्य स्थापित करने के लिए जो है दोनों के बीच संघर्ष होता था, ठीक है। दो कारण है, एक है कि रायचूर दोआब जो है पूर्ण रूप से जो है कृषि योग्य है, काफी उपजाऊ है, यहाँ से जो है राजस्व का जिस भी राज्य के पास ये रायचूर दोआब आता था ऐसा माना जाता था कि उसका राजस्व में वृद्धि होती थी। इसलिए जो है रायचूर दोआब को लेकर के इन दोनों राज्यों के बीच जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच लगातार संघर्ष होता था। और ऐसा माना जाता था कि इस रायचूर दोआब में एक किला हुआ करता था मुगदल किला, उस किले के माध्यम से जो पूर्ण रूप से रायचूर दोआब पर कंट्रोल स्थापित किया जाता था। इसलिए जो है ये दोनों राज्य बहमनी और विजयनगर साम्राज्य दोनों आपस में लगातार संघर्ष करते थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की, याद रखिएगा, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए उसके बाद आता है बहमनी साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सम्राट कौन है? तो फिरोज शाह बहमनी, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सम्राट कौन था? तो फिरोज शाह बहमनी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य का
स्वर्ण युग कहा जाता है? तो फिरोज शाह बहमनी, याद रखिएगा। किसके शासनकाल को बहमनी साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, जैसे हम लोगों का विजयनगर का तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो कृष्ण देव राय को। उसी प्रकार से बहमनी साम्राज्य का स्वर्ण युग से कहा जाता है? तो फिरोज शाह बहमनी के शासनकाल को। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल को बहमनी साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, उसके बाद देखिए बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, अंतिम शासक था कलीमुल्ला शाह। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो कलीमुल्ला शाह, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए, महमूद गवा किसके शासनकाल का प्रधानमंत्री था? तो अलाउद्दीन अहमद शाह। महमूद गवा किसके शासनकाल का प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन ए, अलाउद्दीन अहमद शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए 114 नंबर, इमाद शाही राज्य की स्थापना। इमाद शाही राज्य की स्थापना, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझना होगा आपको। ठीक है, देखिए बहमनी साम्राज्य का जब अंतिम शासक है कलीमुल्ला शाह। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? कलीमुल्ला शाह। ठीक है, तो जब बहमनी साम्राज्य जब धीरे धीरे कमजोर होता गया तो क्या हुआ कि इसके अंदर में कई सारे दक्कन के राज्य थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि बीदर, गोलकुंडा, ठीक है, बरार, बीदर, इन्होंने क्या किया कि अपना जो है अंदर ही अंदर अपने आप को जो है विद्रोह के माध्यम से इन राज्यों को मैंने पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते गए। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य जब कमजोर हुआ तो ये लोग क्या क्या हुए, ये जो राज्य थे ये स्वतंत्र होते गए, मतलब स्वतंत्र हो गए। इन्होंने अपना कंट्रोल खुद ही स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो अपने अपने राज्य के द्वारा अपना अपना जो है एक वंश स्थापित करने लगे। तो जिसमें से इमाद शाही राज्य की स्थापना कौन करता है? तो बरार। तो बरार जो है वो स्वतंत्र होकर के जो है इमाद शाही राज्य की स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, यही सब प्रश्न पूछेगा कि जितने भी राज्य हुए, ठीक है, याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी राज्य हुए वो खुद को स्वतंत्र कर लिए। ठीक है, और स्वतंत्र होने के बाद जो है अपना एक वंश या राज्य की स्थापना स्वयं करते हैं। तो देखिए बरार जो है वो इमाद शाही राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो इमाद शाही राज्य की स्थापना कहां हुई? तो बरार में। याद रखिएगा, इमाद शाही राज्य की स्थापना कहां होता है? बरार में। और ये बरार बहमनी साम्राज्य का कभी हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और अब क्या होता है, ये बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होकर एक नए राज्य की स्थापना करता है। समझ में आ गया? तो इमाद शाही राज्य की स्थापना कहां पर हुआ? तो बरार में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए बहमनी साम्राज्य का प्रथम किला कौन सा है? तो गुलबर्गा किला। बहमनी साम्राज्य का प्रथम किला कौन सा है? तो गुलबर्गा किला। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, हाँ, गुलशन ए इब्राहिमी नामक पुस्तक की रचना कौन करता है? तो देखिए गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक की स्थापना फरिश्ता के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, और यह फरिश्ता कौन है? तो बहमनी साम्राज्य का इतिहासकार है। ठीक है, तो गुलशन ए इब्राहिमी नाम का पुस्तक किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी, फरिश्ता। उसके बाद देखिए बहमनी साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या है? तो दरबारी भाषा क्या है? पर्शियन। ठीक है, पर्शियन या फारसी। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या है? पर्शियन, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, उसके बाद आता है इलियासी शाही वंश। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इलियास शाही वंश। अब देखिए इलियास शाही वंश कौन सा वंश है? इलियास शाही वंश, इलियास शाही वंश वह वंश है जब दिल्ली सल्तनत जो है
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंगाल भी जो है दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में था। ठीक है, जिस प्रकार से बहमनी साम्राज्य से अलग होकर के जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर ने स्वतंत्रता स्थापित की, उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत के बंगाल भी कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करता था, और यह बंगाल भी दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो बंगाल भी कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा करता था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि बंगाल जो है वो कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन था, यानी कि बंगाल पर किसका प्रभुत्व था? दिल्ली सल्तनत का। और धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत थोड़ा कमजोर होता गया तो बंगाल भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, और वहां पर जो इलियास शाही वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो इलियास शाही वंश के संस्थापक कौन है? तो शमसुद्दीन इलियास शाह। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से जब बंगाल जो है स्वतंत्र होता है, किसके नेतृत्व में? तो शमसुद्दीन इलियास शाह के नेतृत्व में बंगाल में इलियास शाही वंश की स्थापना होती है। तो इलियास शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो शमसुद्दीन इलियास शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है सिकंदर शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए पांडुआ के अदीना मस्जिद का निर्माण कौन कराता है? तो सिकंदर शाह। ठीक है, इलियास वंश का ही एक शासक हुआ करता था सिकंदर शाह, जिसने पांडुआ में जो है अदीना मस्जिद का निर्माण करा था। ये पांडुआ कहाँ है? तो देखिए बंगाल की राजधानी कौन थी? लखनऊती और पांडुआ। ठीक है, मालदा जिला का इलाका है। ठीक है, ये मालदा जिला का इलाका है। पांडुआ हो गया, ठीक है, लखनऊती हो गया। ठीक है, तो इस पांडुआ में जो सिकंदर शाह नाम का एक इलियासी वंश का एक राजा हुआ करता था या शासक हुआ करता था, जिसका नाम था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने पांडुआ या मालदा के आसपास वाले क्षेत्र में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, पांडुआ बोलिए, लखनऊती बोलिए, ये क्या था? इलियासी वंश का राजधानी था। ठीक है, तो पांडुआ के अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सिकंदर शाह ने। ठीक है, उसके बाद देखिए गयासुद्दीन आजम ने किसे दूत बनाकर चीन भेजा था? तो महारत्न धर्मराज को। तो महारत्न धर्मराज को गयासुद्दीन आजम ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मराज। गयासुद्दीन आजम ने किसे दूत बनाकर चीन भेजा था? तो महारत्न धर्मराज को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो कृतिवास ने किया था। ठीक है, रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया? तो कृतिवास ने किया। ठीक है, और ये कृतिवास ने किसके शासनकाल में रामायण का बंगला अनुवाद किया था? ठीक है, तो किसके समय में? तो बारबक शाह के समय में। याद रखिएगा, बारबक शाह के समय में जो है कृतिवास ने रामायण का बंगला अनुवाद किया था। ठीक है, जिसे बंगाल का पंचवेद भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे बंगाल का पंचवेद भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस बाद में समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट है कि रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया? तो कृतिवास ने किया। जब ये कृतिवास ने रामायण का बंगला अनुवाद किया, ठीक है, जिसे बंगाल का पंचवेद कहा जाता है, बंगाल का बाइबल कहा जाता है। बात समझ में आया? बंगला रामायण को बंगाल का पंचवेद कहा जाता है, बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है बंगला रामायण को। याद रखिएगा। और रामायण जो किस भाषा में लिखा हुआ है? याद रखिएगा, रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, दोनों का दोनों संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसका जो अनुवाद है विभिन्न भाषाओं में किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया? कृतिवास ने किया।
किसके समय में जो है कृतिवास ने रामायण का बंगला अनुवाद किया? तो बारबक शाह के समय में। और कृतिवास ने रामायण का बंगला अनुवाद किया, जिसे हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? बंगाल का पंचवेद और बंगाल का बाइबल के नाम से बंगला रामायण को जानते हैं। यहां तक क्लियर? उसके बाद देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाँ, किसके किसके शासक के पास भारत में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके शासक के पास जो सबसे अधिक गुलाम थे? तो बारबक शाह। ठीक है, याद है, यही बारबक शाह है। देखिए, किस किस शासक के पास भारत में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बारबक शाह। याद रखिए, बारबक शाह। इसी बारबक शाह के शासनकाल में कृतिवास ने रामायण का बंगला अनुवाद किया था, इसी बारबक शाह। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं के पास भारत में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, इलियासी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फतेह शाह। याद रखिएगा, जलालुद्दीन फतेह शाह जो है इलियासी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इलियास शाही वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फतेह शाह। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि हुसैन शाही वंश। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इलियासी इलियास शाही वंश पढ़ा। अब हम लोग हुसैन वंश, बंगाल में दो वंश जो है, यानी कि दो वंशों ने शासन किया बंगाल में। एक है इलियासी वंश, दूसरा है हुसैन शाही वंश। ठीक है, पहला कौन हम लोगों ने पढ़ा है? इलियास शाही वंश, और दूसरा हुसैन शाही वंश। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हुसैन शाही वंश का संस्थापक कौन है? तो हुसैन शाह है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लखनौती में बड़ा सोना मस्जिद किसने बनाया? देखिए, लखनौती एक पांडुआ, जो ये बंगाल का जो राजधानी हुआ करता था, जो मैंने कहा कि इलियासी वंश का जो संस्थापक है, अगर हम लोगों ने पढ़ा अभी कि शमसुद्दीन इलियास शाह, उन्होंने जो राजधानी बनाया था लखनौती और पांडुआ को। ठीक है, जो मालदा जिला के पास में है। ठीक है, यही लखनौती, देखिए, लखनौती में बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। तो किसके द्वारा? हुसैन शाही वंश के संस्थापक हुसैन शाह के द्वारा। ठीक है, तो लखनौती में बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हुसैन शाह ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, बंगला भाषा में महाभारत की रचना किसने की? देखिए, रामायण हो गया, महाभारत हुआ, इनका जो है क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद होता चला गया। ठीक है, तो बंगला भाषा में हुआ। याद रखिएगा कि बंगाल में बंगला भाषा में महाभारत की रचना किसने की थी? तो काशीराम दास ने की थी। ठीक है, बंगला भाषा में महाभारत की रचना किसने की? तो काशीराम दास ने की। और काशीराम दास जो है, ये किसके शासन काल में जो है बंगला भाषा में महाभारत की रचना की? तो नुसरत शाह के शासनकाल में। याद रखिएगा, किसके शासनकाल में? तो नुसरत शाह के शासनकाल में। ये नुसरत शाह कौन है, इसके बारे में भी जानिए कि जब नुसरत शाह जो है, जिस समय भारत में बाबर आया, तो उस समय बंगाल में नुसरत शाह का शासन चल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, काशीराम दास ने जो है बंगला भाषा में महाभारत की रचना की, ये तो बात सच है। अब काशीराम दास ने किसके शासनकाल में महाभारत की रचना बंगला भाषा में की? तो नुसरत शाह के शासनकाल में। और नुसरत शाह कौन है? तो देखिए, इन्होंने दो बड़े मस्जिदों का भी निर्माण कराया था, जिसका नाम था एक बड़ा सोना मस्जिद, दूसरा कदम रसूल मस्जिद। ठीक है,
और नुसरत शाह के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि जब भारत में बाबर आया, या कि भारत में जब बाबर का आगमन हो रहा था या हुआ था, तो उस समय बंगाल में किसका शासन था? तो नुसरत शाह का शासन था, याद रखिएगा। जब भारत में बाबर आया या बाबर का आगमन हुआ, तो उस समय बंगाल में किसका शासन चल रहा था? नुसरत शाह का शासन चल रहा था। ठीक है। और जब इसी नुसरत शाह के शासन काल में पहली बार जो है पुर्तगाली बंगाल आए थे, याद रखिएगा। ठीक है। पहली बार पुर्तगाली बंगाल किसके शासनकाल में आए थे? तो नुसरत शाह के शासनकाल में आए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है। और नुसरत शाह ने दो बड़े मस्जिदों का निर्माण कराया था। एक था बड़ा सोना मस्जिद, दूसरा कदम रसूल मस्जिद। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप कहीं पर इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, काफी मदद मिलेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन महमूद। कौन था? गयासुद्दीन महमूद। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है अच्छे से, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करता रहूं, यानी कि लगातार मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं ताकि आपको जो है काफी मदद मिले। लगातार वीडियो मिलने से आपका भी अच्छा होगा। ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। हम लोग मिलते हैं कि नए वीडियो था, तब तक के लिए धन्यवाद।